दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम चालक और अचालक पर आधारित क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है और हम ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट नंबर 88 है। यदि आप इस तरह के टेस्ट नहीं देते हैं तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हम आपको पूरी तरीके से सोल्व करवाएंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह के अपडेट्स, नए नए नोट्स आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। यदि आप इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो कम्युनिटी टैब में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे। कंप्लीट मेंबरशिप के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि 1 mm व्यास वाले एक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा। साथियों किसका एरिया पूछ रहा है, हमें यही समझना था। यानी हम वर्त का, वर्ग का, आयत का या त्रिभुज का किसका क्षेत्रफल निकालें। तो ध्यान रखें दोस्तों, तार हमेशा वर्ताकार आकृति का ही होता है। यानी किसी चालक को जब वर्ताकार आकृति दे दी जाती है तो उसे तार कहते हैं। जैसे बस बार है तो बस बार आयताकार आकृति में होती है, हमेशा ध्यान रखें। यानी वर्तीय कटाक्ष वाला हमेशा तार कहलाता है। सीधा सा सवाल ये है कि हमें सर्किल का, वृत्त का एरिया ज्ञात करना है और वृत्त का एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, या फिर व्यास दे रखा हो तो पाई डी स्क्वायर बटे 4। यानी त्रिज्या दे रखी हो तो पाई आर स्क्वायर और व्यास दे रखा है तो पाई डी स्क्वायर बटे 4 कर देंगे। तो अब आपको पाई का मान होता है 3.14, डायामीटर 1 है तो 1 × 1 और इसमें आपको भाग देना है 4 का। पाई डी स्क्वायर बटे 4 हो गया ना। तो जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा ए 0.78 mm स्क्वायर। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। सेकंड हमारा सवाल है कि किसी भी तार का जो साइज़ यानी आकार होता है वो कैसे निर्धारित किया जाता है। दोस्तों तार की मोटाई जो होती है वो करंट कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होती है। यानी कितनी लोड करंट इसको वहन करनी है, इस बात पर उस तार के ऊपर जो इंसुलेशन होगा उसकी मोटाई उसकी वर्किंग वोल्टेज पे डिपेंड करती है। दोनों क्वेश्चन को आप याद रखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी आ सकता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका ताप गुणांक नेगेटिव नहीं है। एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका नहीं है। सिलिकॉन का होता है, इलेक्ट्रोलाइट का होता है और माइका का होता है, जबकि सिल्वर यानी चांदी का नहीं होता। चांदी एक चालक धातु है और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पीटीसी होता है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक ताप गुणांक होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। आगे सवाल पूछा है कि चांदी का गलनांक कितना होता है। बहुत सिंपल सा है, याद रख लेना। चांदी का 960 होता है, फिर तांबा, सोना और एल्यूमिनियम का, ये तीनों सीक्वेंस है, इसी तरह से याद रखना। अभी अपना आंसर ए होगा। 960 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन में गुणक घटक कितना होता है। दोस्तों किसी भी केबल या तार से सुरक्षा युक्ति जरूर जुड़ी होती है और सुरक्षा युक्तियों के 2 तरीके होते हैं जोड़ने के, जिनमें से एक को बोलते हैं कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, COAR होगा इसमें, ठीक है, कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, और एक होता है क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। दोस्तों कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन जो होता है इसमें गुणक घटक 0.81 होता है, यानी क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। जबकि क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन जो है उसमें 1.23 होता है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको पूरी तरीके से बता देता हूँ। दोस्तों कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के अनुसार जो रेटिंग होती है वो वास्तव में जितनी केबल धारा सहन करती है उससे कम होती है।
क्योंकि इसमें जो डिवाइस लगती है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस, वो जल्दी से ऑपरेट नहीं होती है। निर्धारित मान से 1.5 गुना धारा भी अगर चल रही होती है तब भी ये डिवाइस ऐसी है कि 2-4 घंटे तक सर्किट को तोड़ती नहीं है। जैसे रिवायरेबल फ्यूज, पुनः बांधने योग्य जो फ्यूज होते हैं ना, क्योंकि वो बार बार अगर उड़ जाएंगे तो हम बांध नहीं सकते उनको, इसलिए हम चाहते हैं कि ये जल्दी से थोड़े से ना उड़े। तो वास्तव में जो इनकी रेटिंग होती है वो कम की जाती है। यानी केबल वास्तव में तो 15 एम्पियर साइन करने वाला होता है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ उस पर लगभग 12 एम्पियर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर 15 एम्पियर करंट चला भी गया तो फ्यूज तो उड़ेगा नहीं, तो केबल नष्ट ना हो जाए। अगला हमारा सवाल है कि एक चालक में नहीं होना चाहिए, अचालक में नहीं होना चाहिए। एक इंसुलेटर में क्या नहीं होना चाहिए? उच्च चालकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कार्यकारी तापमान हाई होना चाहिए, जबकि चालकता जो है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। चालकता अचालक की वैसे ही निम्न होती है। अगला हमारा सवाल है कि नाइक्रोम में निकिल और क्रोमियम का प्रतिशत कितना है? निकिल 80% होता है, 20% क्रोमियम होता है। जब आप रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 4:1 आएगा। बी उत्तर कर देंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सभी का सही हुआ होगा ये। तो आगे हमारा सवाल है कि एक समान मान की धारा प्रवाह में तुलना करने पर तांबे चालक का आकार एल्युमिनियम के चालक से कम होगा कि अधिक होगा कि बराबर होगा? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कॉपर और एल्युमिनियम की चालकता एक बराबर नहीं होती है। कॉपर की चालकता अधिक, एल्युमिनियम की चालकता कम होती है। इसका मतलब यदि धारा का मान समान चल रहा है तो एल्युमिनियम वाला चालक जो है वो मोटा होगा, यानी आकार बड़ा होगा, और कॉपर वाले का कम। हमें तुलनात्मक रूप से कॉपर वाले का आंसर करना था, इसलिए लेस देन आएगा। यानी 10 एम्पीयर की करंट कॉपर वाला 1 mm में लेकर जा रहा है तो एल्युमिनियम वाला लगभग 1.5 से 2 mm स्क्वायर में लेकर जाएगा। एल्युमिनियम वाला मोटा होगा अगर धारा की मात्रा समान है तो। यदि दोनों का आकार समान है तो फिर एल्युमिनियम में धारा का मान कम होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक अचालक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस में मापी जाती है? बहुत आसान है ये तो, किलोवोल्ट प्रति mm में होती है। उम्मीद करता हूँ ये सभी का सही भी होना चाहिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस धातु को जंगरोधी परत चढ़ाने में उपयोग नहीं किया जाता? एंटी कोरोजिव कोटिंग में यूज नहीं करते तो वो लोहा है। लोहे पर तो खुद में जंग लगती रहती है। निकिल, जिंक और टिन, इन सब को हम कोटिंग के लिए काम में लेते हैं। निकिल का ज़्यादा उपयोग तो नहीं करते, लेकिन निकिल आयरन सेल की जो प्लेटें हैं वहाँ काम में लेते हैं। जस्ता सबसे ज़्यादा काम में लेते ही है। जस्ता जब चढ़ाते हैं तो इसको गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। टिन की परत भी चढ़ाई जाती है, जैसे गीजर की आंतरिक टंकी है तो वो टिन आलेपित तांबे की होती है और इस प्रक्रिया को टिनिंग बोलते हैं। जस्ते की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजिंग, टिन की परत चढ़ाने को टिनिंग प्रक्रिया बोलते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, आयरन। अगला हमारा सवाल है कि एक आदर्श अचालक की चालकता कितनी होती है? आइडियल इंसुलेटर है भाई, कोई चालकता नहीं होगी, क्योंकि एक आदर्श अचालक का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, ठीक है ना। आदर्श अचालक, वास्तव में तो ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन जब थ्योरेटिकल आइडियल का सवाल आ जाए तो इसी तरह से करना है कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसलिए करंट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से किसका प्रतिरोध ताप बढ़ने से घटता है? कार्बन का घटेगा, बाकी सभी का इंक्रीज होगा यानी बढ़ता है। सीसा, तांबा और टिन, ये तीनों शुद्ध धातुएं हैं और पीटीसी में आती है। धनात्मक ताप गुणांक होता है इनका। क्वेश्चन का आंसर ए कार्बन रहेगा, कार्बन का प्रतिरोध घटता है। आगे सवाल कि निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? देखिए, पारा यानी मरकरी जो है ये मिश्र धातु नहीं है। निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु नाइक्रोम। पीतल जो है ये
तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है, और कांसा जो है ये कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। तो ये तीनों मिश्र धातु है, जबकि मरकरी, पारा किसी प्रकार की कोई मिश्र धातु नहीं है। अगला सवाल, समान आकार के तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता और वजन कितना होता है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि तांबे की अपेक्षा एल्युमिनियम की चालकता कम होती है, लेकिन तांबे की अपेक्षा एल्युमिनियम जो है वो वजन में भी हल्का होता है। ध्यान रखना, कॉपर भारी होता है। कितना कितना है दोनों, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले वैसे मैंने करवाया हुआ है, अलग अलग करवाया हुआ था। ए ऑप्शन सही रहेगा। चालकता वह है वो 61% है, वजन जो है वो 50% है। मतलब ये मान लेते हैं कि 5 mm² का अगर कॉपर का कोई तार है, तो वो अगर 10 एम्पियर करंट लेकर जा रहा है, तो 5 mm² का एल्युमिनियम वाला जो है वो 6.1 एम्पियर करंट ही लेकर जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए कि तांबे का तार 5 mm² का है और 5 मीटर लंबा है, तो इसका वजन यदि 10 किलोग्राम है, तो एल्युमिनियम वाले में 5 किलोग्राम वजन ही होगा। उम्मीद करता हूँ सभी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। साथियों, लाइक के लिए फिर से निवेदन करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। हम बहुत मेहनत करके क्वेश्चन तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चांदी जो है वो स्टार्टर के कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने के काम आती है। टंगस्टन जो है वो लैंप का फिलामेंट बनाने के काम आता है। यही सही नहीं मैच है। कॉपर जो है वो वायर, बस बार, अर्थ इलेक्ट्रोड बनाने के काम आती है। और यूरेका जो है वो रजिस्टर और रेगुलेटर बनाने के काम आता है। इसका मतलब टंगस्टन वाला गलत हो गया। टंगस्टन हीटिंग एलिमेंट के लिए नहीं होता, हीटिंग एलिमेंट के लिए नाइक्रोम होता है, और टंगस्टन जो है वो लैंप का फिलामेंट बनाने के काम आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूरेका में निकिल और तांबे का कितना प्रतिशत भाग होता है। निकिल जो है वो 40% होता है, और कॉपर जो है वो 60% होता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। याद रखें इसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी एग्ज़ाम में इसका सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल, निम्न में से किस युक्ति को रुक्ष अतिधारा रक्षण में प्रयोग किया जाता है, यानी कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन में। अब देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन वो होता है जो जल्दी से सर्किट को ट्रिप नहीं करवाता है, और इसका एक ही एग्जाम्पल है रिवायरेबल फ्यूज, जो किटकेट फ्यूज बोलते हैं ना अपन जिसको। रिवायरेबल का मतलब जिसमें तार होती है और फिर से बांध देते हैं अपन, वो वाला। जबकि दूसरा होता है क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, तो उसमें ये तीनों आते हैं, कार्ट्रिज फ्यूज, एचआरसी फ्यूज और सर्किट ब्रेकर। ये वो होते हैं जो तुरंत सर्किट को ट्रिप करवा देते हैं। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से किस सामग्री में प्रतिरोध का लगभग 0 ताप गुणांक होता है। 0 ताप गुणांक का मतलब है कि ताप से प्रतिरोध अप्रभावित रहता हो। तो वो कॉन्स्टेंटन भी है, यूरेका भी है और मैग्नीन भी है, तीनों है। इन तीनों में तापमान से प्रतिरोध प्रभावित नहीं होता है। हालांकि कॉन्स्टेंटन का ही नाम यूरेका है। पुराने समय में कॉन्स्टेंटन होता था, अब तो इसको यूरेका बोलते हैं, इसी का नाम है वैसे। अगला सवाल है कि निम्न में से शीशे का कौन सा उपयोग नहीं है। लेड जो है ना वो फ्यूज और सोल्डर वायर का एलॉय तो होता ही है। फ्यूज तार में भी लेते हैं, सोल्डर तार में भी लेते हैं, टिन के साथ। लेड एसिड सेल की प्लेटें भी होती है और केबल में शीथ भी होता है। रजिस्टर और रेगुलेटर में नहीं होता। इसमें कौन होता है? यूरेका होता है। ऊपर क्वेश्चन आया था, हम वहाँ पर बात कर चुके हैं। अगला हमारा सवाल है कि एक पूर्ण चालक का प्रतिरोध कितना होता है। कंप्लीट कंडक्टर, कंप्लीट का मतलब आदर्शी है यहाँ पर। 100% चालक, तो उसमें कोई प्रतिरोध नहीं होता, 0 होता है। प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। अगला सवाल, एक केबल की सामान्य धारा क्षमता 16 एम्पियर है। क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए इसे प्रयोग किया गया, धारा क्षमता कितनी होगी? 1.23 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लोज एक्सेस में लगभग 20 एम्पियर आ जाएगा। अगर कोर सक्सेस के लिए होता तो 0.81 से मल्टीप्लाई कर देते, लगभग 13 एम्पियर आ जाता। दोनों याद रखना, जिस प्रोटेक्शन के लिए दिया है उसके गुणक घटक से मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल, कौन सा विद्युत का कुचालक नहीं है? शीशा नहीं है, ये चालक है। बाकी अब्रक, चीनी मिट्टी और एस्बेस्टस तीनों क्या है? अचालक है। धातुओं का ताप गुणांक पूछा है। धातुओं का ताप गुणांक हमेशा पीटीसी होता है। बोलें तो
पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगला सवाल पूछा, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता निम्न है। प्रतिरोधकता निम्न बोले तो चालकता अधिक हो। चालकता अधिक चांदी की होती है सबसे ज़्यादा। जब चांदी की चालकता अधिक है तो प्रतिरोधकता अपने आप कम हो गई। अगला सवाल, किसी भी केबल का रेटिंग फैक्टर इकाई किस तापमान पर होता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। रेटिंग फैक्टर इकाई का मतलब कि ये केबल 16 एम्पीयर सहन कर सकती है। कब? जब टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास हो। 40 से कम है, हो सकता है 20 एम्पीयर तक ना डैमेज हो, लेकिन टेम्परेचर 40 से ऊपर है, हो सकता है 15 एम्पीयर पर ही डैमेज हो जाए। क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। बस दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं।